So, hello everyone and welcome to our channel Part 2 UPSC. We are following our weekly IR series जहाँ पे पास्ट वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी उसे हम डेप्थ में जाके उसकी एनालिसिस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और लास्ट वीक में जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था, इट वॉज फ्रॉम सी राजा मोहन दैट फोकसेज ऑन द रशिया एंड इंडिया रिलेशनशिप। So the title says turned soft spot for Russia into hard gains for Delhi. So President Vladimir Putin's visit to India this week, his first in 4 years, comes in the midst of intensifying peace efforts in Ukraine. अब हमें पता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है वो इंडिया आ रहे हैं और वो 4 साल में पहली बार अब इंडिया आ रहे हैं और ये इस टाइम पे आ रहे हैं जबकि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील काफ़ी न्यूज़ में है। So it offers Delhi an opportunity to reinvent the relationship with Russia that is much valued but performs well below potential. अब ये एक काफ़ी अच्छा मौका हो जाता है कि इंडिया को किस तरीके से रशिया के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसे री इन्वेंट करना है, क्योंकि ये अभी अगर देखा जाए तो बहुत ही बिलो पोटेंशियल परफॉर्म कर रहा है। जितना हम लोग कल्चरल टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल टाइज की बात करें या फिर एक पोस्ट कोल्ड वॉर हैंगओवर जो है हमारे इंडिया का, वो अभी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रियल हार्ड पावर रिलेशनशिप विथ रशिया जो कि ट्रेड में दिखे या फिर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में दिखे, तो वो अभी बिलो पोटेंशियल है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मौका है टू री इन्वेंट द रिलेशनशिप। नाउ डिस्पाइट दिल्लीज रिचुअल सेलिब्रेशन ऑफ मॉस्को एज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, द रियलिटी इज लेस फ्लैटरिंग। Indo-Russian ties have been reduced to a thin gruel over the years. Its narrow government to government interface। अब ये क्या बात कर रहा है कि रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए पास्ट कुछ ईयर्स में तो ये काफी नैरो सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज तक ही लिमिटेड होकर रह गया है। एंड इट हैज लिटिल ट्रैक्शन अमंग इंडियाज न्यू एलिट्स और इट्स डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो अभी काफी कम है। मतलब जितने भी एमएनसीज हैं, बड़े बड़े कंपनी हैं, वो अभी भी रशिया के साथ उतना ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और ये जो नए प्राइवेट सेक्टर्स हैं यही अभी इंडिया के न्यू एलिट्स भी हैं, और इनका कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं दिख रहा है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। तो द रशियन प्रेजेंस इन इंडियन पब्लिक इज अ फेंट इको ऑफ द सोवियत पास्ट। ये अब सिर्फ एक फेंट इको बन के रह गया है जो किस तरीके से यूएसएसआर के समय में इंडिया का रिलेशनशिप हुआ था उसका बस एक इको मात्र बन के रह गया है। एंड इन मॉस्को टू इंडिया रिमेन्स मार्जिनल टू द रशियन एलिट्स प्री ऑक्यूपाइड विथ अमेरिका, यूरोप एंड चाइना। और सेम चीज अगर आप रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का वहां पे जो प्रेजेंस है वो काफी कम है अगर हम कंपेयर करें विद अमेरिका, यूरोप एंड चाइना। जो रशिया के एलिट्स है, रशियन एलिट्स है, वो अमेरिकन एलिट्स, यूरोपियन एलिट्स और चाइनीज एलिट्स, मतलब वहां के सारे टॉप पावर पोजीशंस वाले जितने भी पर्सनालिटीज हैं, बिजनेस पर्सन है, उनसे ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड है rather than इंडियन एलिट्स। So if the relationship has endured, it is thanks largely to the Putin's personal commitment rather than a structural Russian interest। तो ये जो इंडिया रशिया की रिलेशनशिप अभी तक इंड्योर कर पाई है, ये क्रेडिट ज्यादातर पुतिन को जाता है कि उनका एक पर्सनल कमिटमेंट है इंडिया को लेके। तो इसी कारण से पुतिन का जो विजिट है, इट इज अ चांस टू ब्रेक आउट ऑफ दिस ड्रिफ्ट, बट री इन्वोगरेशन कैनॉट बी बिल्ट ऑन द फेमिलियर मेन्यू ऑफ द डिफेंसेस। लेकिन ये जो री इन्विगोरेशन होगा, री इन्वेंशन होगा हमारे टाइज के बीच का, वो वापस से वही पुराने चीज़ों पर निर्भर नहीं रहेगा। पुराने चीज़ें क्या थे, जैसे कि डिफेंसेस, जिसमें कि S-400, S-500, SU-57 और येट अनदर न्यूक्लियर रिएक्टर नॉन ऑन द शॉर्ट टर्म बोनेंजा ऑफ डिस्काउंटेड ऑयल। तो अभी तक देखा जाए तो जब भी हम लोग इंडिया रशिया की बात करते हैं तो हम लोग ले दे के बस उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि डिफेंस सेल है और शॉर्ट टर्म में हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल गया। बट अगर हमें इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को और आगे लेके जाना होगा तो इससे हट के भी कुछ करना होगा। अ ड्यूरेबल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स बिल्डिंग सब्सटेंटिव कॉमर्शियल, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक पार्टनरशिप। हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक सेक्टर में हमें पार्टनरशिप करनी है। इट्स शुड नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट डिफेंसेस एंड द क्रूड ऑयल बिजनेस, जो कि अभी इंडिया और रशिया का मेनली इन्हीं दोनों पे निर्भर है। क्योंकि विदाउट एन इकोनॉमिक फाउंडेशन, दिल्लीज लॉफ्टी रेटरिक अबाउट प्रोमोटिंग मल्टीपोलैरिटी विथ मॉस्को विल रिंग हॉलो। ये जो रेटरिक दिल्ली यूज करता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज में रेटरिक यूज होती है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं
और अगर मॉस्को के साथ ये मल्टीपोलैरिटी करनी है और उसमें हम लोग इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं रखेंगे तो दिस विल बिकम जस्ट हॉलो और इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। और अगर आपको इसे चेक भी करना है तो हमारे पास सीधे सीधे नंबर्स भी हैं इसके लिए, जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट पेयरली $5 बिलियन अ ईयर टू रशिया। सिर्फ 5 बिलियन पर ईयर, $5 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया, एक्सपोर्ट करता है रशिया को। अगर इसे कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ तो बांग्लादेश को हम लोग $11 बिलियन हर एक साल एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं रशिया बीइंग द सच अ लार्जेस्ट प्लेयर इन द यूरो एशियन रीजन, स्टिल इट इज लैकिंग सो बिहाइंड कंपेयर टू द बांग्लादेश, जहाँ पे रशिया को हम लोग $5 बिलियन बस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बोलते हैं इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है, बट उसे बांग्लादेश से भी कम हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देर इज मच रूम फॉर द ग्रोथ। रसिया खुद में $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इफ पीस ब्रेक्स आउट एंड मॉस्को रिकनेक्ट्स विथ यूरोप एंड द यूएस, द रशियन इकोनॉमी कुड सी मेजर एक्सपेंशन। अगर मान के चलो वापस से अभी रशिया और यूक्रेन में पीस आ जाती है और मॉस्को वापस से रिकनेक्ट कर लेता है यूरोप से और यूएस से, तब रशिया की इकोनॉमी बहुत मेजर एक्सपेंशन को विटनेस कर सकती है एंड यूक्रेन विल इनएविटेबली रिक्वायर लार्ज स्केल रिकंस्ट्रक्शन। इंडिया मस्ट पोजीशन इटसेल्फ टू पार्टिसिपेट इन बोथ। अब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है इंडिया को, क्योंकि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा, रशिया अपने टाइज बढ़ाना स्टार्ट कर देगा वापस से यूरोप के साथ, यूएसए के साथ। उसी तरीके से यूक्रेन में वापस से रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगे। वॉर्स में जितने भी डैमेजेस हुए हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन होता है पोस्ट वॉर। इन दोनों पोजीशन में इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इकोनॉमिकली इंडिया के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दिस इज द करेक्ट टाइम, राइट टाइम फॉर टेकिंग एनी एक्शन। नाउ दिल्ली मस्ट डू दिस while रशिया remains locked in conflict with India's principal economic partners यूएस एंड यूरोप is unfortunate। अब ये एक चीज जो हमारे लिए नेगेटिव साबित हो रही है वो ये कि इंडिया को ये सब उस समय करना है जब इंडिया के जो मेन इकोनॉमिक पार्टनर्स है जैसे कि यूएसए और यूरोप, इनके साथ रशिया भी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो ये हमारे लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन के आता है कि ये सब हमें मैनेज करना है, वाइल ऑन द अदर हैंड इंडिया के जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं दैट इज यूएसए एंड यूरोप, उसके साथ रशिया अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में है। बट हैविंग इग्नोर्ड इकोनॉमिक टाइज फॉर सो लॉन्ग, इंडिया हैज लिटिल टाइम टू वेस्ट। लेकिन क्योंकि हमने अपने इकोनॉमिक टाइज को बहुत दिनों तक इग्नोर किया है, तो इंडिया के पास बहुत कम टाइम अब बच जाता है वेस्ट करने के लिए। तो किसी भी हाल में करना तो है, इकोनॉमिक टाइज को तो इम्प्रूव करना ही करना है। There are, however, reasons for cautious optimism. Nearly 4 years into the Ukraine war, it is evident that the West cannot defeat Russia at its own border. लेकिन अभी भी कुछ cautious optimism है, हम लोग को हल्का optimistic रहना होगा, क्योंकि 4 साल हो गए हैं यूक्रेन वॉर के और ये तो अब साफ एविडेंट हो गया है कि वेस्ट कभी भी रशिया को उसके खुद के बॉर्डर पे डिफीट नहीं कर सकता है। तो प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की शिफ्ट फ्रॉम demanding a just peace to a dignified peace reflect keeps weakening hand। अब इससे ये देखने को मिलता है, अभी हम लोग विटनेस कर सकते हैं कि किस तरीके से पहले जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की थे वो डिमांड कर रहे थे एक जस्ट पीस की, दैट इज अ पीस बेस्ड ऑन जस्टिस, न्याय के आधार पे। बट अब उनका डिमांड चेंज हो गया टू अ डिग्निफाइड पीस ओनली। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कीव अपना हैंड लूज कर रहा है, अपना साइड लूज कर रहा है धीरे धीरे। And the inavailability of western concessions, it is only a question of when and how much, कि किस तरीके से ये पीस डील साइन होगी और किस तरीके से ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा। क्योंकि देखा जाए तो वेस्ट एक तरीके से अपने सारे हाथ खड़े कर चुका है, क्योंकि रशिया को उसके खुद के बॉर्डर्स पे हराना भी इतना आसान काम नहीं था। तो at the same time, pragmatic voices in Moscow recognize that a permanent confrontation with West is unsustainable। उसी समय अगर हम लोग रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया भी ये चीज समझ रहा है कि परमानेंटली कॉन्फ्रंटेशन करते रहना वेस्ट से, दैट इज यूरोप एंड यूएस, ये भी लॉन्गर टर्म के लिए अनसस्टेनेबल है। Contrary to much of the Indian commentary, Russia seeks accommodation with the collective West, wants an honorable place at the G8 and a decisive voice in shaping the European order। अब रशिया भी ये चाहता है कि उसे भी जो वेस्ट है, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव वेस्ट दैट इंक्लूड्स बोथ यूरोप एंड यूएस। तो रशिया भी ये चाहता है कि रशिया को एक ऑनरेबल प्लेस मिले G8 में, यूरोपियन ऑर्डर को शेप करने में उसका भी एक डिसाइसिव वॉइस हो। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए रशिया को भी कुछ अपने तरफ से स्टेप लेना होगा, एंड द फर्स्ट स्टेप इट विल टेक इज टू
हैव अ पीस डील विथ यूक्रेन, ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करेगा तभी ये चीज़ स्टार्ट होगी। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अब वेस्ट भी समझ चुका है कि रशिया को नहीं हरा सकते उसके खुद के बॉर्डर पे, और रशिया भी ये समझ चुका है कि मैं वेस्ट से लगातार कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म के लिए अनसस्टेनेबल है। यूरोपियन ऑर्डर में मुझे भी वॉइस चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग एक हाई पावर्ड अमेरिकन डेलीगेशन अभी रशिया गई है, जिसमें ट्रम्प्स के कुछ इन्वॉइस गए हैं, जैसे कि रियल एस्टेट मोग्युल स्टीव विटकॉफ और उनके सन लॉ जेड कस्नर। और उनका मेन एम क्या है? टू अटेम्प्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव डील। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड रिसीव अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ दीज निगोशिएशंस फ्रॉम पुतिन। और अब जबकि पुतिन इंडिया आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ये जो भी निगोशिएशन हुआ है उसका सिंगल फर्स्ट हैंड अकाउंट मिलेगा कि क्या क्या निगोशिएशंस हुए हैं। तो दिल्ली हैज एवरी इंटरेस्ट इन अ स्टेबल पीस इन यूक्रेन। द वॉर हैज सीवियरली स्ट्रेस्ड इंडियाज डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। तो देखा जाए तो दिल्ली का भी काफ़ी इंटरेस्ट है कि पीस बन के आए यूक्रेन में, क्योंकि ये जो वॉर हुई है उससे इंडिया का जो ये डॉक्ट्रिन है ना ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, ये भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। द आइडिया दैट दिल्ली कुड मेंटेन स्ट्रॉन्ग ties with all major powers collided with Russia's confrontation with West and consequences for India's commercial ties with US and Europe। तो ये इंडिया का जो स्टैंड है कि हम मल्टी अलाइन रहेंगे, हर एक बड़े पावर से भी अलाइनमेंट करते रहेंगे, ये काफ़ी इफेक्ट हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। क्यों? क्योंकि एक साइड रशिया वेस्ट के साथ कन्फ्रंट कर रहा है, और इंडिया कहता है कि नहीं, इंडिया रशिया के साथ भी अलाइड रहेगा, यूएस और यूरोप के साथ भी अलाइड रहेगा। तो इंडिया के लिए ये काफ़ी टफ सिचुएशन बन के आ गई थी। एंड वर्स देन दैट इज दैट द वॉर टाइटेंड रशियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना। इस वॉर ने रशिया की चाइना पे डिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ा दी है, और ये चाइना वही है जो कि इंडिया से मल्टीपल डिस्प्यूट्स है जिसके साथ। तो ओनली अ रशियन अकोमोडेशन विद द वेस्ट कैन लूजन दिस अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इंडिया फेसेस। तो जब तक से रशिया वेस्ट के साथ अच्छे तरीके से अकोमोडेट नहीं हो जाता है, तब तक से ये जो चाइना वाला इशू है, चाइना वाला प्रॉब्लम है, जो इंडिया के लिए काफ़ी अनफेवरेबल हो सकता है, इसे डील नहीं किया जा सकता है। So now Delhi's reluctance to condemn Russia's invasion and its dramatic surge in oil imports triggered widespread irritation in the West। इंडिया ने जिस तरीके से सबसे पहले तो रशिया के इन्वेजन को कंडेम नहीं किया, ऊपर से सारे इंपोर्ट्स वहां से और बढ़ा दिए, तो इसके कारण वेस्ट में भी काफ़ी इरिटेशन हो गया था। President Joe Biden resisted turning India's Russia ties into a breaking point in the expanding US-India partnership। तो जब तक जो बाइडन थे तब तक उन्होंने तो रेजिस्ट किया था कि इस चीज में बीच में ना पड़े, और उस समय जो यूएस इंडिया की पार्टनरशिप है उसे इफेक्ट ना किया जाए। बट द ट्रम्प टुक द अपोजिट अप्रोच, imposing एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। लेकिन ट्रंप ने आते के साथ उसका जस्ट अपोजिट अप्रोच लिया, एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिए ऑन ऑल द इंडियन एक्सपोर्ट्स। और इसके लिए साइड क्या किया कि इंडियाज लार्ज परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल। तो इट इज नॉट दैट ट्रंप इज मोर एंटी रशिया देन बाइडेन। ऐसा नहीं है कि ट्रंप एंटी रशिया ज्यादा है बाइडेन से, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रंप इज आर्गुएबली द मोस्ट प्रो रशियन यूएस प्रेसिडेंट सिंस वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू से देखा जाए तो अभी तक का ट्रंप मोस्ट प्रो रशियन यूएस प्रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि वाइल पेनलाइजिंग इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, ट्रंप इज ईगर टू ओपन यूएस एक्सेस टू रशियन हाइड्रोकार्बन्स। अब इंडिया को तो एक तरफ ये पेनलाइज कर रहा है कि तुम रशियन ऑयल खरीद रहे हो, ट्रंप ये चाहता है कि वो यूएस के रास्ते खोल दे ताकि रशिया के फ्यूल्स, रशिया के क्रूड ऑयल्स यूएस में आ सकें। और बहुत सारे ऐसे अमेरिकन एंड यूरोपियन मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप की जो पीस डिप्लोमेसी है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए है कि किस तरीके से रशिया को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड किया जाए अमेरिकन ट्रेड में, एंड ऑल्सो सिक्योर प्रिविलेज एक्सेस टू यूक्रेन्स नेचुरल रिसोर्सेज। और साथ ही साथ यूक्रेन में जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे भी एक्सेस किया जाए फॉर द कंट्रीज ओन इंटरेस्ट। तो इट्स नॉट जस्ट कि ट्रंप को पीस से मतलब है या फिर उसे नोबल पीस प्राइज चाहिए। ट्रंप इज ऑल्सो सीइंग दैट अमेरिकाज इंटरेस्ट भी सर्व हो, रशिया से भी सस्ते क्रूड ऑयल आए और यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया जाए। Next, Europe, India's most important partner after the US, has also been unsettled by Delhi's stance on Ukraine. Unlike Trump, Europe has avoided punitive measures against Delhi। अब यूएस के ही तरह यूरोप भी इस चीज से काफी इरिटेटेड था कि
इंडिया के किस तरीके से ट्रेड रिलेशनशिप जा रहे हैं रशिया के साथ रिगार्डिंग द ऑयल परचेजेस। लेकिन हाँ, ट्रम्प की तरह उसने यूनिटिव मेजर्स लेने से अवॉइड किया, कुछ ऐसे टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाए। और अब एज इंडिया सीक्स डीपर लिंक्स विद यूरोप, इट वुड प्रेफर टू सी पीस बिटवीन यूरोप एंड रशिया। अब इंडिया जबकि यूरोप के साथ भी एक डीपर लिंक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया के लिए तो यही प्रेफरेबल होगा कि यूरोप और रशिया के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो दूर हो जाएं और पीस बन के रहे। तो ये जो पुतिन का विजिट है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है टू रीअफर्म इट्स सपोर्ट फॉर रिकन्सिलिएशन इन द ओल्ड कॉन्टिनेंट, कि किस तरीके से वापस से यूरोप में रिकन्सिलिएशन हो जाए ऑफ ऑल द टाइज इंक्लूडिंग यूरोप एंड रशिया। Europe has been jolted by Trump's commerce politic, awakening to a Washington more interested in cutting deals with Moscow than defending its allies. अब यूरोप को तो सबसे पहले ये शॉक लगा है ट्रम्प के कॉमर्स पॉलिटिक्स से, क्योंकि कॉमर्स पॉलिटिक क्या होता है, जिस तरीके से आपने रियल पॉलिटिक का नाम सुना होगा, उस तरीके से कॉमर्स पॉलिटिक होता है दैट फोकसेस ओनली ऑन द कॉमर्स एंड ट्रेड टाइज। तो ट्रम्प जिस तरीके से कॉमर्स पॉलिटिक कर रहा है, जहाँ पे मॉस्को के साथ उसके जितने भी ट्रेड डील्स हैं, कॉमर्स टाइज हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है रैदर देन डिफेंडिंग इट्स एलाइज। और उसके एलाइज कौन है? सारे यूरोपियन पार्टनर्स। तो इससे यूरोप हैज़ बीन जॉल्टेड, द वॉर हैज़ रप्चर्ड द नेचुरल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन यूरोप एंड रशिया। इस वॉर के कारण जितने भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यूरोप और रशिया के बीच थे, वो सारे तो रप्चर हो गए। ट्रम्प कुड वेल साइडलाइन यूरोप इन यूक्रेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ट्रम्प अगर चाहे तो यूरोप को अच्छे तरीके से साइडलाइन कर सकता है इन यूक्रेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि किस तरीके से यूक्रेन के डेवलपमेंट में अमेरिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे रैदर देन यूरोप। तो नाउ यूरोप फेसेस टू एंग्जाइटीज। अब यूरोप के पास दो एंग्जाइटीज है। पहला क्या? द थ्रेट फ्रॉम रशिया एंड द फियर ऑफ अबैंडनमेंट बाय अमेरिका। और दूसरा ये कि अमेरिका उसे छोड़ के ना चल जाए। तो एक तरफ से रशिया का थ्रेट और दूसरी तरफ से अबैंडनमेंट का थ्रेट, कि अमेरिका छोड़ के ना चले जाए। तो इट डिसलाइक्स अ पीस डिक्टेटेड बाय ट्रम्प एंड पुतिन। यूरोप्स लॉन्ग टर्म क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देन रिक्वायर्स बोथ डिटरेंस एंड अ डायरेक्ट एंगेजमेंट विद मॉस्को टू बिल्ड अ न्यू रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इस कारण से यूरोप को ये पीस, जो कि ट्रम्प और पुतिन के बीच बायलैटरल टाइज के थ्रू डिक्टेट हो रहे हैं, वो नहीं पसंद है। यूरोप क्या चाहता है? ये तो पहले बहुत सालों से ये चाह रहा था कि एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो यूरोप में। इसके लिए डिटरेंस की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ डायरेक्टली यूरोप रशिया के साथ इंगेज करे, तब जाके एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा ओवर ऑल द यूरोप। तो यूरोप का मेन एम क्या है यहाँ पे? यूरोप क्या चाह रहा है कि यूरोप और रशिया के बीच ये बात हो कि ये टाइज डिक्टेट हो, ये पीस डिक्टेट हो, ना कि ट्रम्प और पुतिन के। क्योंकि यूरोप को भी ये पता है कि ट्रम्प जितने भी पीस डील्स कर रहा है, उसमें सबसे पहला प्रेफरेंस अपने अमेरिकन इंटरेस्ट को रख रहा है। तो यूरोप ऑल्सो वॉन्ट टू डायरेक्टली engage with Moscow to build a new regional security architecture. So now, in many ways, the difficult negotiations over Ukraine open the door to a potential restructuring of relations among the US, Europe and Russia. तो नाउ इन मेनी वेज ये जितने भी डिफिकल्ट निगोशिएशंस हो रहे हैं अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, ये एक रास्ता खोलते हैं फॉर अ पोटेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशंस। किस तरीके से अपने रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर किया जा सके, और ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि यूएस, यूरोप और रशिया के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। तो नाउ इंडिया मस्ट नेविगेट विद दिस फ्लक्स बाय स्ट्रेंथनिंग टाइज विद ऑल थ्री। इंडिया को इस सिचुएशन में ऐसे नेविगेट करना है कि ये तीनों बड़े पावर, दैट इज यूरोप, यूएसए एंड रशिया, इन तीनों के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर सके। वॉट लुक्ड इम्पॉसिबल इन 2022 नाउ अपेयर्स प्लॉजिबल। जो 2022 में एक टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा था, अब लग रहा है कि ये डुएबल है। बट दिल्ली मस्ट फर्स्ट करेक्ट द डिस्टॉर्शन इन रशियाज पॉलिसी। लेकिन इंडिया को सबसे पहले तो रशिया पॉलिसी में जो डिस्टॉर्शन है उसे दूर करना है। और वो कैसे होगा? क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि इंडिया का जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ, वो ओवरवेमिंगली किस पे डिपेंडेंट है? डिफेंस एंड न्यूक्लियर कॉपरेशन। तो इसको और ज़्यादा ब्रॉडन करना है, और इसमें इंक्लूड क्या क्या करना है हमें? ट्रेड, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक कोलैबोरेशन। जब तक से ये हम लोग इंडिया के लिए रशिया फॉरेन पॉलिसी को अपडेट नहीं करेंगे,
तब तक से हम लोग इंडिया और रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डिफेंस और न्यूक्लियर कॉपरेशन पे ये रिलेशन डिपेंड नहीं कर सकता फॉर द लॉन्गर टर्म। A quarter century ago, when Putin made his first visit to India as president in 2000, he sought to end Russia's post-Soviet neglect of India. That opportunity was missed by both sides. वो opportunity तो उस समय दोनों साइड ने मिस कर दी थी, but now this week offers a fresh chance for both Modi and Putin. ये जो वीक है ये एक फ्रेश चांस ऑफर करता है दोनों मोदी को भी और पुतिन को भी, टू पुट द रिलेशनशिप ऑन अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर मॉडर्न फुटिंग, ताकि ये जो हमारे इंडिया रशिया के रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाए और मॉडर्न फुटिंग के हिसाब से, मतलब मॉडर्न टाइम के हिसाब से काफ़ी एप्ट हो सके। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल दैट टर्न सॉफ्ट स्पॉट फॉर रशिया इनटू हार्ड गेन्स फॉर दिल्ली। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीक में विथ अ नेक्स्ट आर्टिकल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।